Hello and welcome. Today we will start chapter number 4, that is magnetic field. Okay, MP बोर्ड का ये क्वेश्चन बैंक है, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं. यूनिट है आपका, ये थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस हैं. ओके, थर्ड यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 इंक्लूडेड है. राइट, इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आने हैं. 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. इट मींस 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच. राइट, एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का. 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स. ओके, एंड अनदर 1 क्वेश्चन दैट इज ऑफ 3 मार्क्स. सो टोटल you will get 3 plus 2 5. 3 plus 2 5 each. सॉरी, ये 3 आएगा आपका ना. 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें, 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इसमें से. ओके, देन इट विल गिव यू 8 मार्क्स. तो टोटल मिलकर आपको इसमें से 8 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर में से. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. इसके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप देख लेना, इसके आंसर दिए हुए हैं तो प्रोबेबली आपको वहां से मिल जाएंगे इसके आंसर्स. इसके जो आंसर नहीं दिए आपके उसमें सॉल्यूशन में, देन ये है आंसर इन 1 सेंटेंस. 1 सेंटेंस के आंसर आपको नहीं दिए. तो पहला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इट इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आप याद रखना है इसको, टेस्ला होता है. क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला. टेस्ला एक ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट है इसलिए टेस्ला है. होती तो बहुत कुछ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर वगैरह भी होती है, बट ऐसा यूनिट में आप टेस्ला यूज करना. सेकंड लिखा हुआ है अगर करंट, इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन टू पैरेलल कंडक्टर्स. सपोज ये 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं, सपोज ए एंड बी आर 2 पैरेलल कंडक्टर्स, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. इट मींस ए में अगर सपोज मान लेते इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो बी में भी सपोज मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर इस फोर्स मान लो कैलकुलेट करना, तो कैसा क्या होगा वो फोर्स? तो वो फोर्स आपका कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा. फोर्स कैसा होगा आपका? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा. कैसे आप फाइंड करोगे कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा? देन आप डायरेक्शन से फाइंड करोगे, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज. ओके, तो आपको याद रखना है अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इफ इन 2 पैरेलल कंडक्टर्स, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, देन जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर लगता है. याद रखना है आपको, कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव इन नेचर. थर्ड, राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल. करंट कैरिंग कॉइल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको. लेकिन कहां पर निकालना है आपको? सेंटर पर. सेंटर पर एक कॉइल लेनी है. सपोज इसमें एक्चुअली में आपके पास कुछ क्वेश्चन भी आएगा अभी आगे, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ उसके बाद. हाँ, ये कोई क्वेश्चन है जो वहां पे पूछा हुआ है. इसमें भी आपको आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको कि सेंटर पर करंट कैरिंग कॉइल से क्या बनती है. तो इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे. तो B = μ0 I/2R होता है. ये हमें आप प्रूफ करेंगे, बट वहां पे आपको डायरेक्ट रखना है. जैसे मैंने यहाँ पे A मानना है, रेडियस A है, तो आप यहाँ पे रेडियस को A लिख लेना. इफ यू एज्यूम द रेडियस एज R, देन 2R लिखते हैं. सिंपल, ये करना है आपको. ठीक है, चलो आते हैं अपने वापस फिर से वहीं पे. पुराने कहाँ पे थे? यहाँ था. तो इसका आंसर, थर्ड का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं. थर्ड का आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 2R. μ0 is what? μ0 is absolute permeability. It is not permittivity, it is permeability. I करंट है, I हमारा करंट होगा. ओके, और 2R हमारा 2 as it is रहेगा. R जो है रेडियस होगा. R will be radius. राइट, ये 3 क्वेश्चन हो गया. देन फोर्थ क्वेश्चन पे आता है. ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आता है. ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, what will be the resistance of a shunt if 10% of the main current to be passed through a galvanometer through a coil of 99 ohm resistance. इसका डायरेक्ट आंसर तो अगर आपको याद रखना है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है तो उसका आंसर आएगा 11 ओम. अगर डायरेक्ट आंसर याद रखना है, बट आपको समझना है कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 11 ओम कैसे आ जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पे समझो. तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, वो देखते हैं. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ शंट. शंट का रेजिस्टेंस क्या होगा ये पूछा उन्होंने. अगर 10% मेन करंट का, लेट वी सपोज दैट द मेन करंट, लेट हम मान लेते हैं जो मेन करंट जो हमारे पास है वो I है. मेन करंट कितनी हमारे पास? I. अब क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन में बोला है 10% जो है मेन करंट का वो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा. इट मींस गैल्वेनोमीटर का जो करंट हो जाएगा, इट मींस
जो गैल्वेनोमीटर का करंट होगा, गैल्वेनोमीटर करंट, या यू कह सकते हो आप करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, जिसको मैं आई जी फॉर गैल्वेनोमीटर, आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10% है ना, तो आई का 10% लेना, आई इंटू 10/100 दैट इज 10I/100, कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा I/10, I/10 हो गया गैल्वेनोमीटर। अब दूसरा जो करंट जाएगा वो कहां से आएगा, वो शंट में से करंट जाता है, तो शंट करंट कितना हो जाएगा, इसका मैं अभी आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शंट करंट अपन मान लेते हैं आई, शंट फॉर एस मान लेते हैं, चलो एस इज इक्वल टू, एक आपको याद रखना है शंट जब भी हम अप्लाई करते हैं, शंट जो हम अप्लाई करते हैं ना, जस्ट अ सेकंड, शंट जो हम अप्लाई करेंगे उसमें अपना क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, तो सर पैरेलल लगाते हैं। शंट मींस एक रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल होता है। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, सपोज ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ओके, ये हमारी मेन करंट आई जा रहा है, तो इसके पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना जिसको हम बोलते हैं शंट। तो आई मेन करंट थी, यहां पर चली आएगी आई जी दैट इज गैल्वेनोमीटर करंट, और यहां पर चली आएगी आई एस दैट इज शंट करंट। तो 10% इधर चलेगी, इट मींस यहाँ पे 90% जाएगी, यहाँ पे कितनी जाएगी 90%, क्योंकि 10% जा रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारी। तो कितना हो जाएगा, सिंपल से 90% जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90% मींस 90I/100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, इट मींस 9I/10। फिजिक्स में तो बहुत कम टाइम दिया है। ओके, तो ये शंट करंट आ चुका है, ये अपना गैल्वेनोमीटर करंट आ गया है। अब क्या करना है अपन को निकालना क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन में दिखते हैं, क्वेश्चन में बोला था अपन को रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, देखो रेजिस्टेंस निकालना है किसका, शंट का रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये जो अपना ये रेजिस्टेंस है जिसको हम शंट बोला है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है, दोनों पैरेलल कनेक्ट है। दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। जब भी दो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस, देन उनका पोटेंशियल बराबर होता है। क्या बोला मैंने, दो पैरेलल में अगर कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस तो उनका पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। तो आप ऐसे लिखोगे कि शंट का जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल वाइज। देन व्हाट विल बी वीएस, वी मींस पोटेंशियल, पोटेंशियल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है आपको, आई इंटू बोले तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई बोले तो आई शंट इंटू रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस, इक्वल टू करंट, किस में जाएगी करंट, गैल्वेनोमीटर में, तो रेजिस्टेंस भी किसका होगा, गैल्वेनोमीटर का। दिस एम्प्लाइज आई एस मतलब शंट की करंट, शंट में करंट दे रखा है 9I/10, कितना दिया है 9I/10, ये आ गया इनटू शंट का रेजिस्टेंस एज इट इज, बिकॉज हमको ये फाइंड करना है, सो वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ शंट। आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर करंट देखो ये लिखा है आपकी नजरों के सामने, कितना है I/10, सो वी राइट हियर I/10 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा है, देखो लिखा है इसमें हैविंग अ कॉइल ऑफ 99 ओम रेजिस्टेंस, इट मींस ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना 99 ओम, तो ये 99 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, सिंपल सा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये आई से ये आई कैंसिल हो गया, और ये 9 से ये 99 कैंसिल होगा, इट विल गिव यू 11, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ शंट इक्वल्स टू 11 ओम, मतलब शंट का जो रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना था वो 11 ओम आ जाएगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको 1 वर्ड्स में दिया था, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 11 ओम, बट बाय द वे अगर ऐसा कुछ होता है कि भैया वो 3 मार्क्स में दे देते हैं, तो आप इस तरीके से उसको पूरा सॉल्व करके आओगे, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक लूप। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है m = NIA। मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ टर्न्स। लूप होता है ना, लूप मतलब कैसा होता है, इस टाइप से ऐसे लूप होंगे, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स मत, इस टाइप से लूप्स होते हैं। एंड आई जो होता है, आई मतलब होता है करंट, इसके अंदर कितनी करंट जा रही है, यहां से कितनी करंट जाएगी इसके अंदर। और ए क्या होता है, ए होता है आपका एरिया, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बताता हूँ अभी आपको।
जैसे मान लो ये आपकी कॉइल है, ऐसे ऐसे कॉइल जा रही है, तो ये जो है ना इसका इतना, ये जो एरिया है वो कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका ले लो या इसका ले लो, किसी भी कॉइल में टर्न्स जो आ रहे हैं सबका एरिया ऑलमोस्ट सेम होगा, है ना। डायग्राम में आपको थोड़ा सा ऊटपटांग दिख रहा होगा, बट जैसे यहाँ पे देखो इसका एरिया है, इसका एरिया, सबका एरिया ऑलमोस्ट सेम होगा, उसको हम कैपिटल ए बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? कुछ नहीं है, मास स्पेक्ट्रोमीटर तो लिख लो आप यहाँ पे, दैट मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, नाम से समझ में आ रहा है, मीटर मतलब किसी को मेजर कर रहा होगा या किसी वैल्यू दे रहा होगा। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक टेक्निक है, इज एन एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक छोड़ो, आप टेक्निक लिखो, इज एन टेक्निक। क्या फाइंड करेगा ये, तो लिखते हैं अपन, देखो मीटर है मतलब किसी को मेजर कर रहा होगा, दैट इज यूज्ड, इसका यूज करते हैं टू मेजर द मास टू चार्ज रेशियो, मेजर मास टू चार्ज रेशियो। इट मींस किसी पार्टिकल का मास कितना है और उसके ऊपर चार्ज कितना है। क्या बोला मैंने, किसका मास कितना है, उसका चार्ज कितना है। किसी भी आयन का कि मास कितना है और चार्ज कितना है, उसको उसके रेशियो फाइंड करने के लिए वी विल यूज मास स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो एक चार्ज और मास को, किसी आयन के चार्ज और मास को कंपेयर करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, राइट। अब लिखा है 7th क्वेश्चन, व्हाई इज अ सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। सॉफ्ट आयरन कोर को हम कॉइल के मिडिल में क्यों रखते हैं, तो उसको मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह लेता हूँ, यहाँ पे मैं 7th आंसर लिख रहा हूँ, 7th क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन गैल्वेनोमीटर। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, सिंपल सा आंसर ये है कि ये क्या करता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। किसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, गैल्वेनोमीटर। अगर वन सेंटेंस में लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख देना, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। क्यों यूज क्यों करते हैं हम सॉफ्ट आयरन कोर का, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो हल्की सी भी अगर करंट जाएगी गैल्वेनोमीटर के अंदर तो वो उसको सेंस कर लेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, करंट को डिटेक्ट भी तो कर दे। तो ये सातों क्वेश्चंस कंप्लीट हुए यहाँ पर, ठीक है ना। ये 7th क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, 4th वाला ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे आते हैं, अब इसमें क्या था आपके कुछ, तो ये तो वन वर्ड्स, ये जो क्वेश्चंस थे ना आंसर इन वन सेंटेंस थे, मतलब वन वर्ड वाले थे। ये कौन सा चैप्टर है? एक वेट, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन था। ओके, अब आते हैं अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इट मींस ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है राइट एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है, राइट एम्पियर्स। तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है कि ये जो एम्पियर्स लॉ है उन्होंने बताया क्या था। तो लिखा हुआ है द लॉ डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट। तो आपको याद है सर ये 2 नंबर का कैसे हो गया, इसको तो एक ही नंबर का। तो ये एम्पियर्स लॉ क्या देता है, एक रिलेशन बताता है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई और किसके बीच में रिलेशन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। दो चीज के बीच में रिलेशन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। और कैसा, दैट इट क्रिएट्स अराउंड से, मतलब एक लूप, एक जो लूप होगा ना, याद रखना इसमें क्लोज लूप का यूज करते हैं, क्लोज लूप या क्लोज पाथ का यूज करते हैं। तो वो उसमें जब करंट जाएगा तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसका रिलेशन बताया था एम्पियर्स ने, जिसको एम्पियर्स लॉ कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है द एम्पियर्स लॉ डिफाइन या स्टेट्स, काट देना ऐसे, द एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल मतलब ऐसा इंटीग्रेशन करना है आपको, लेकिन कौन सा लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन मतलब एल, सिंपल सा, या सिंपल आप एक इंटीग्रेशन लगा दो। 3 टाइप के इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रल को अपन ऐसे लिखते हैं, अगर सरफेस इंटीग्रेशन होता है तो उसको या तो ऐसे लिख दो या 2 इंटीग्रेशन लगा दो। तीसरा होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, या तो वी लिख दो नीचे, अदरवाइज आप 3 बार ऐसे इंटीग्रेशन लगा दो। 3 बार क्यों, एक बार लेंथ के लिए, एक ब्रेथ के लिए, एक हाइट के लिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ, एरिया में 2 चीज होती है ना, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए 2 बार इंटीग्रेशन। वॉल्यूम में 3 होता है तो लेंथ ब्रेथ हाइट, बट लाइन में तो सिर्फ एक ही लाइन होती है, इसलिए एक ही इंटीग्रेशन करते हैं।
राइट। सेकंड वाले क्वेश्चन में डाउट। सेकेंड वाले में दो इंटीग्रेशन होंगे क्योंकि वॉल्यूम है, वो सॉरी एरिया है, एरिया में दो वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी, एक लेंथ और एक ब्रेथ, इसलिए दो बार इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ कहता है, स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल आ गया, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज बी, बी का लाइन इंटीग्रल करना तो डीएल आ जाएगा, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ मतलब ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा इसमें, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन पासिंग थ्रू द लूप, ये डिपेंड, ये जो वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू हो जाएगी म्यू नॉट आई, ये बोलता है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, किसी भी तरीके से आ सकता है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज्ड पाथ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका लाइन इंटीग्रेशन जो होता है वो उसमें जो भी करंट जा रही होती है उसके इक्वल होता है। अब करंट कौन सा, सिंपली आई के इक्वल तो होगा नहीं, तो वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, राइट। ये कहता है आपका एम्पियर्स लॉ, बस इतना सा लिख के आना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, याद कर लो अच्छे से इसको, रट लो एकदम से। तीसरा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, राइट द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ क्या बोलता है, ये तो और ही छोटा है, अब बताओ, अब तुम बोलोगे 2 नंबर का है, ये तो और ही छोटा है। गॉस लॉ क्या बोलता है, सिंपल से ये बोलता है, गॉस लॉ स्टेट, डाउट है। गॉस लॉ 2 है, ये गॉस गलत लिखा ना यहाँ पे स्पेलिंग, GAUSS है, गॉस लॉ 2 है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है एक मैग्नेटिज्म का है, ठीक है ना। इसमें तो डाउट है। यहाँ पे उन्होंने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म का क्या है इन्होंने, तो लिखा हुआ है गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल, जस्ट अ मिनट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिखा हुआ है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है, वो इलेक्ट्रिक वाला हो गया है धोखे से, इसमें है क्या, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक ये बोलता है कि, या यूं समझो, इट स्टेट्स दैट, ये लिखवा देता हूँ मैं आपको, इट स्टेट्स दैट नो मैग्नेटिक पोल विल एग्जिस्ट, कोई भी नो मैग्नेटिक पोल नहीं, एक्चुअल में नो मतलब सिंगल मैग्नेटिक पोल नहीं आएगा, नो मैग्नेटिक मोनोपोल, पोल तो आएंगे, कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल का मतलब आप कभी भी कोई मैग्नेट में नॉर्थ अलग साउथ अलग नहीं कर सकते, आपको मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मिलेंगे, तो उन्होंने बोला है सेड दैट नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, कभी भी एक ही मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये बोला था उन्होंने, एग्जिस्ट एंड जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एंड द, यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, थ्रू अ क्लोज लूप, क्लोज लूप से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, याद रखना, ये है आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, ये गलत लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिख दिया गलती से। क्या बोलता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, कि जो कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, और क्या बोला है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग पर्टिकुलर एरिया, है ना, किसी एरिया को नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेंगी क्लोज लूप से वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, याद रखना से मैग्नेट जो होती है ना वो क्लोज लूप बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता, बट मैग्नेटिक जो फ्लक्स होंगी, मैग्नेटिक लाइंस है, वो क्लोज लूप बनाती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो सिंपल सा आपको मैंने पढ़ाया था, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करता है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है, एक डिवाइस है जिसका यूज करते हैं एक्सीलरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए, एक्सीलरेट क्यों करना है, ताकि वो किसी चीज को हम उस पर एक्सीलरेट करेंगे और फिर किसी कोई भी जो टारगेट है उस पर हिट कर देंगे, ठीक है ना, उसमें हाई एनर्जी आएगी और हाई एनर्जी के साथ वो टारगेट में हिट करेगा, तो हमें उस टारगेट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कि टारगेट की अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो एक्सीलरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स को, किसको, याद रखना, चार्ज पार्टिकल्स को, लाइक अल्फा हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, याद रखना, ये न्यूट्रॉन को नहीं करेगा, ये न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है,
न्यूट्रॉन इज अ अनचार्ज्ड पार्टिकल, उसके पास चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन एक्सलेट नहीं कर पाएगा। क्या प्रिंसिपल है इसका? तो ये लिखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल दैट अ चार्ज पार्टिकल मूविंग नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या जा रहा होगा, परपेंडिकुलर, तो इसको एक मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स मिलता है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो वहां से आप उसको कैलकुलेट कर लेना कितना फोर्स आएगा एंगल के अकॉर्डिंग, उसमें साइन थीटा आता है, क्या आता है, साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा जब साइन 90 रखोगे तो वो मैक्सिमम हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें लिखा है नॉर्मल मूव करता है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो चार्ज पार्टिकल वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, उस वजह से इसमें लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा, लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। एक्चुअल में क्यू वी भी साइन थीटा होता है लॉरेंट्ज फोर्स, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो ये होता है फॉर्मूला लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा, ठीक है ना। क्यू मींस चार्ज पार्टिकल जो है उसका चार्ज, वी मतलब उसकी वेलोसिटी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा मतलब ये है थीटा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट करा। यहाँ पर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम हो जाएगा क्यू वी बी, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की आपको यूनिट बताना है, एक्चुअली डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। ये जो लॉरेंट्ज फोर्स मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा भी है, तो लॉरेंट्ज फोर्स ये है आपके पास, ये है लॉरेंट्ज फोर्स, क्या क्यू वी बी साइन थीटा होता है, बट वो 90 रख दिया अपन ने, तो साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो क्यू वी बी साइन थीटा मतलब साइन 90 1। तो आपको यूनिट बतानी है, तो सिंपल सा है भैया, इसमें है क्या, इसमें आपको लॉरेंट्ज किसका यूनिट बताना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो F इक्वल टू हो गया क्यू वी बी, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, V Q इंटू वी नीचे चला जाएगा, तो F अपॉन Q इंटू वी आ जाएगा, F अपॉन Q इंटू वी। F क्या है, F फोर्स है, F क्या है, फोर्स, जो कि न्यूटन होगा, न्यूटन ही लिख लेते हैं, फोर्स नहीं लिखते हैं उसको अपन, एक काम करते हैं फोर्स नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, न्यूटन। यूनिट निकालनी ना अपन को, तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे न्यूटन आ गया, अपॉन चार्ज का यूनिट, चार्ज कैसे निकालते हैं अपन, वैसे चार्ज का यूनिट तो अपन को डायरेक्ट पता है, क्या पता है चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, हाँ जी बिल्कुल कूलम। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड, तो मीटर यहाँ आया, अपॉन में सेकंड जो है वो ऊपर पहुंच गया, तो ये इसकी ऐसा यूनिट आ गई, क्या आ गया, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर, तो ये लिखा है न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। जन होता तो इसका ऐसा यूनिट टेस्ला है, टेस्ला को डिफाइन कर दिया अपन इस तरीके से, क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी दो प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैंने यहाँ पे 3-4 दे दी है, क्या दी है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कि जो फील्ड होती है टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो क्या लिखा है, फील्ड, जो फील्ड होगी उसके टेंजेंट ऐसे निकल जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको चाहिए तो हम सिंपल टेंजेंट खींच देंगे, ठीक है। दूसरा, फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होता है लाइन डेंसिटी का, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे लाइन ज्यादा पास पास में ऐसे जा रही है, मान लो यहाँ लाइन ज्यादा है, यहाँ पे लाइन दूर है, दूर दूर हो रही है, फिर इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू यहाँ के पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइंस ज्यादा पास पास में, यहाँ पर लाइंस थोड़ी दूर दूर हो रही है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे ज्यादा होती है, जहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा होती है, इट मीन ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। थर्ड, फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस, मतलब एक अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पे ये भी टेंजेंट खींच सकते हैं हम, इस पे ये भी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएंगे इस पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लूप्स, या यूं बोल सकते हो आप क्लोज लूप होता है, कैसा होता है, क्लोज लूप होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ में चलेगा, फिर साउथ से नॉर्थ में आ जाएंगे, ऐसे होते हैं, नॉर्थ से साउथ आएंगे इस तरीके से, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलेंगे, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, दो डिफरेंस बताने हैं आपको,
इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उससे ये आंसर रट लेना अच्छे तरीके से। दो डिफरेंस बताने हैं आपको बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर और अमीटर के बीच में आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं। क्या दो डिफरेंसेस है? तो ये लिखे हुए हैं सिंपल सा। अमीटर जो होता है करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल को मेजर करता है ना। अमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अमीटर करंट को मेजर कर रहा है, तो इसके अंदर करंट जाना चाहिए। करंट तभी जाएगा जब रेजिस्टेंस कम होगा। वोल्टमीटर नहीं चाहता भैया बिल्कुल भी करंट। हमने आपको बताया भी था पीछे वाली क्लास में, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है। तो उसमें था रीजन कि पोटेंशियोमीटर बिल्कुल भी करंट नहीं लेता, बट वोल्टमीटर थोड़ी सी करंट खा लेता है। समझ रहे हो? इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कि अमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, वाइल वोल्टमीटर का यूज करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एक डिफरेंस। दूसरा, रेजिस्टेंस अमीटर का कम होगा क्योंकि वो करंट अंदर जाने देता है, इसलिए होल करंट जो होगी सर्किट की वो उसके अंदर पास होगी। ओके, वाइल जो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का होता है वो क्या होता है? कम होता है, जिससे करंट उसमें पास ना हो पाए। तीसरा, अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वाइल जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसके साथ? सर्किट के साथ। अमीटर को सीरीज के में कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ, और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे विद सर्किट। याद रखना। सेवंथ क्या है? Why is the coil of a moving coil galvanometer wrapped around an aluminum coil? कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अराउंड हम एक एल्यूमिनियम फ्रेम, Why is coil of moving coil galvanometer wrapped around an, मतलब ये ऐसे एक एल्यूमिनियम फ्रेम होगी, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉइल की वो करते हैं, कॉइल लपेट देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा क्यों करते हैं? पीछे बताया भी आपको मैंने आंसर, सिंपल सा। उससे उसकी क्या होती है? सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना। फिर भी देख लो इसमें कॉइल जो होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, उसको हम एक मेटल फ्रेम में बाउंड कर देते हैं लाइक दिस। ये मेटल फ्रेम है, ये मेटल फ्रेम है, उसमें हमने ऐसे से बाउंड कर देंगे ऐसे से ऐसे, है ना। यहाँ दो चीज ऐसे रहेंगे, ऐसे लग देते। क्यों? क्योंकि कॉइल जो होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, जब उसको हम मेटेलिक फ्रेम के ऊपर बाउंड करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब उसका धीरे धीरे स्लो होना। सो इट बिकम्स डेड बीट गैल्वेनोमीटर, या यूं कह सकते हो इससे उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर बाउंड करते हैं, राइट। तो ये हमने क्या कर लिया अभी? आंसर वन सेंटेंस कर लिए, और ये हमने 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये हम यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि एक्सप्रेशन बताओ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का, ये सब। ओके, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो आज तक की यहाँ तक की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। इसके ये जो क्वेश्चन है ये सब, ये जितने भी मैं अपने हैं मैंने इसको कॉपी कर रखा है, तो इसको अपन सब नेक्स्ट क्लास में